और जिस तरह बात करी थी मैं मौसम के मिजाज के हवाले से, तो मौसम काफ़ी हद तक अब आप कह सकते हैं कि बदल चुका है और फ़ज़ा में खुनकी बढ़ती जा रही है और मौसम की तब्दीली हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम पर भी बहुत गहरा असर रखती है और हमारा जिस्म एक मखसूस आबो हवा का आदी होता है और जब वो चीज़ें अचानक से बदलना शुरू हो जाती हैं ना, तो हमारे जिस्म को अपनाने की कोशिश करनी पड़ती है और बदकिस्मती से बाज़ औक़ात हमारे जिस्मों को एडजस्ट करने में दुश्वारी भी होती है और जो बीमारी का बायस भी बन सकती है। और यही वजह है कि जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर लोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत करते हैं और इन मौसमी बीमारियों को मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर खांसी को, क्योंकि ये ख़तरनाक मर्ज़ भी साबित हो सकती है और अगर खांसी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दायमी खांसी का भी रूप ले लेती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर खांसी बिगड़ जाए तो ये टीबी और फेफड़ों के कैंसर समेत बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकती है। तो खांसी की कितनी इकसाम होती हैं, कौन कौन सी खांसी की किस्म जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है, दायमी और ख़ास तौर पर काली खांसी में क्या फ़र्क है और इन सब इकसाम का इलाज कैसे मुमकिन किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरफान मलिक हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, आपको वेलकम कहती हूँ डागल लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इरफान, जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है और आपको पता है स्मॉग भी है और अब सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ख़ासतौर पर खांसी का शिकार हो रहे हैं। खांसी के कितने इकसाम हैं और इनकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने खुद बता दिया जो हमारा स्पेशली लाहौर का इन्वायरमेंट है। हाँ जी, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फॉर कफ हमारे तक। ओके। लेकिन खांसी जो है, इसको एक लिहाज से अगर हम समझें तो ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ इनहेल कर देते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी कफ करती है। अच्छा। खांसी को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में और ये इसकी ड्यूरेशन ऑफ कफ पे डिपेंड करती है कि कितनी देर से आपको खांसी हो रही है। सही। अगर 3 हफ्ते से कम है तो ये एक्यूट है, अगर 3 से 8 हफ्ते हैं तो ये सब एक्यूट है, अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा है तो क्रॉनिक कफ इसे हम कहते हैं। ओके, सही। मतलब ये इसके ड्यूरेशन को हम लोग मद्देनजर रख के कर सकते हैं। देख के हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस टाइप की ये कफ है। तो ये डिफरेंट इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉजेज हो सकती हैं। देखिए, जो एक्यूट और सब एक्यूट 3 to 8 वीक है, उसकी सबसे कॉमनेस्ट इटियोलॉजी है इन्फेक्शन। अच्छा। जिस कफ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो क्रॉनिक कफ या जिसको आप दायमी खांसी कहते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का बायस होती है। एक्यूट एंड सब एक्यूट में हम ये समझते हैं कि मोस्टली वायरल इलनेस होता है इन लोगों में, और कोई भी वायरल इलनेस, सिंपल फ्लू भी आपकी नॉर्मल कफ को भी 3 से 6 हफ्ते तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा। सो अगर ये एक्सटेंशन मोर देन 8 वीक्स है तो देन हम एक लंबी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या क्लिनिकल हिस्ट्री पे डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहत क्या हो सकती है। लेकिन हमें ये ड्यूरेशन पे पता चलेगा कि ये कितनी ख़तरनाक हमारे लिए साबित हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्यूट कफ में हमारे सेटअप में हाँ जी जब हम 3 वीक्स की बात करें तो सिर्फ एक डिजीज़ ऐसी है जिसमें कफ का ड्यूरेशन हम कम करते हैं, दैट इज़ टीबी। ओके। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ है तो फिर हम टीबी की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कफ एक वजह नहीं होती, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक और अलामात भी होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अलामात हल्का बुखार का रहना जो कि शाम को ज़्यादा होता है, भूख का ना लगना, अच्छा। वज़न की कमी होना, बलगम आना, बलगम में खून आना। ये अलामात इस कफ के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो इवन 2 वीक्स में भी हमारे कंट्रीज़ में इस कफ को टीबी की तरफ हम कंसीडर करते हैं। अगर आप अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो 3 वीक्स में इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि टीबी इज़ वेरी कॉमन, तो हमें ये सोचना पड़ता है। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं उनको खुश्क खांसी भी रहती है और बहुत से मैंने देखा है कि जो सिगरेट पीते हैं उन्हें भी खांसी होती है और मुसलसल भी रहती है, लेकिन उसका कोई इलाज वो नहीं करवा रहे होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि चाहे ये नॉर्मल रूटीन में होती है और बस एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग उसके साथ। लेकिन 2 वजूहत तो आपने खुद ही मुझे बता दी, ठीक है। अब हम अपने आप को फोकस कर लेते हैं दायमी खांसी जो कि क्रॉनिक कफ होती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वजूहत आप हैरान होंगी, उसमें एक वजह हमारी कुछ मेडिसिन भी होती हैं, स्पेशली वो लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं। और अगर आप उसको सारों को ना याद करें तो सिर्फ ये देख लें कि अगर आपकी मेडिसिन के ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखा है उसके एंड में प्रिल लिखा आ रहा है, PRIL, सो ये PRIL अगर ये है तो ये भी एक वजह बन सकती है ड्राई कफ की जो कि दायमी कर सकती है। अच्छा, इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह हमने कहा वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्मोकिंग। हाँ। अच्छा, अब मैं इसको कोरिलेट कर देता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ। अच्छा, आप देख लें, बिलीव मी, इट्स बीन 10 ईयर हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए भी, गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर रहे हैं। हमें आज से 5-6 साल पहले ऐसा सीज़न मिलता था
जब लाहौरियों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, जब वो सिम्टम फ्री हो जाते थे। हाँ जी। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें एक पर्टिकुलर मैटर एग्जिस्ट करता है, वो आपके अपर एयरवे को कॉन्स्टेंटली ट्रिगर करता रहता है और कफ इनिशिएट होता है। सो स्मोकिंग हो गई, ड्रग्स होगी, एंड अपर एयरवे ट्रिगर जिसको हम कहते हैं केरा गिरना, पोस्ट नेजल ड्रिप, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कफ, क्रॉनिक कफ की एक इंपॉर्टेंट काजेज ये तीन होती हैं जो हम कंसीडर करते हैं। तो इस तरह के फिर मौसम में क्या करना चाहिए? मतलब मैं तो जैसे तलकीन करती रहती हूँ अपने देखने वालों को कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके अलावा भी कोई हमें चीज़ें देखनी चाहिए फिर? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मास्क आपने एडवाइस करें। ठीक ये है कि आप, मैं तो रिकमेंड करता हूँ फ्लू वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी, फ्लू वैक्सीनेशन लाजमन लगाएं, स्पेशली वो लोग लाइक आप लोग हैं, हम लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, या वो लोग जिनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो फ्लू वैक्सीनेशन लगाएं जो कि अब अवेलेबल है और दिस इज़ द राइट टाइम। बल्कि आज से 2 हफ्ते पहले अगर आप लगा लें तो उसको 2 वीक्स तो चाहिए होते हैं टू बी इफेक्टिव, तो वो फ्लू शॉट्स मस्ट है उनके लिए कि वो लगाया करें। ठीक, और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स कुछ नॉट एट ऑल, मुझे लगाए हुए 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, मुझे भी फिर लगवा लेनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और ये ईयरली लगती होती है। अच्छा, यू हैव टू गो फॉर दिस। ठीक है, और फिर प्रिवेंटिव दूसरी हमें याद रखना चाहिए कि कोरोना को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, टाइम गुजर गया काफ़ी, लेकिन उसकी बूस्टर अगर आपकी रिक्वायर्ड है तो वो लाजमन लगाएं। सो वैक्सीनेशन शेड्यूल आपका कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा ये है कि आप इसको देखें कि क्या ये जो कफ आप में हो रही है सही आपकी फैमिली में तो नहीं रन करती। अगर वो आपकी फैमिली में रन करती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, ओके, तो ये दमे की वो टाइप है जिसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट ऑफ एस्थमा। एस्थमा उस जिसमें सिर्फ कफ प्रेडोमिनेंट होती है, लेकिन इसके कुछ फीचर होते हैं। यूजुअली ये खुश खांसी होती है, हाँ जी, ये रात को ज़्यादा होती है, इसके साथ चेस्ट में टाइटनेस भी महसूस होती है, और फिर ये कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो अगर आपको ऐसी खांसी है जो किसी सीजन रिलेटेड है, रात को ज़्यादा हो रही है और आपकी फैमिली में भी होती है, तो आपको एस्थमा की दमे की तरफ भी सोचना चाहिए। ठीक है, सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट काज है हमारे कंट्रीज़ में। फिर आपके पास एक्सपोजर होता है लाइक बर्ड्स का, लव बर्ड्स, पिजन, पैरट्स, ये भी कफ को, क्रॉनिक कफ को ट्रिगर करते हैं। लाहौर में भी माशाल्लाह पिजन्स बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह पे आपको नज़र आते हैं, और बाज़ औक़ात सिर्फ पिजन जो आपके खिड़की के बाहर बैठे हों, वो भी ये ट्रिगर कर सकते हैं, उनके फैदर से हो सकते हैं। अच्छा, कैट्स भी ये ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं ये उनमें ज़्यादा कॉमन होंगी जिनमें एलर्जिक स्लैश एस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी। फिर कारपेट बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है आपके घरों में। सो ये फैक्टर्स को आप अपनी नज़र में जरूर रखना चाहिए। मतलब ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, और ये उनमें है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ टेंडेंसी है, तो वो उनमें ये प्रॉब्लम। अच्छा, बच्चों के हवाले से भी, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है, ये जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है ना ग्रेजुअली, तो उनको भी बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और माएँ जो है वो सिरप उन्हें पिलाना शुरू कर देती हैं। इज़ इट राइट कि हम लोग इस तरह उन्हें पिला देते हैं खुद से? देखिए, 2-3 चीज़ों का ना कोशिश करें कि हमें अब इस पर फोकस करना है कि हम इसको ना ही यूज़ करें। अच्छा, एक तो अर्ली यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन हो गया है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हर किसी को दवाई का नाम याद है, वो मदर जाकर 2 ईयर्स तक की जो बच्चों की कफ है ना, वो सेल्फ लिमिटिंग यूजुअली होती है। उसमें जो होम रेमेडी है, कावा वगैरह, वो होने के लिए कफ होती है। उसके बाद अगर कफ आपकी फीवर के साथ एसोसिएटेड है और जो बुखार 2 दिन तक नहीं उतरा, तो उसको अगले स्टेप पे लेके जाएं। उससे पहले नॉर्मल जितनी भी वायरल इलनेस है, उनमें जो फीवर होता है वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि उनमें कोई और बैक्टीरियल प्रॉब्लम ना आ सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको पहले दिन ही वायरल इलनेस में वो एंटीबायोटिक दे देते हैं कि हमारे पास आए तो हम बंद भी नहीं कर सकते, वो कहेंगे कोई ना कोई तो चीज़ डॉक्टर साहब देना। तो यूजुअली कोशिश करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक टिल डॉक्टर ना रिकमेंड करे आप लोग एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देते हैं। और ऊपर से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। आप देखिए, आपका जो अगला फ्यूचर है ना, आपने बैक्टीरिया से लोगों की डेथ नहीं होनी, ये बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स से होगी। बैक्टीरिया आपके इतने रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि आपके पास एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल नहीं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर इरफान, डॉक्टर्स भी तो फिर फौरन से रिकमेंड कर देते हैं। आप लोग काबू नहीं आते ना। सवाल ये है ना, आपको हम किस तरह, आपको आप पैसे दे के आप आए हैं, अच्छा, आपको हम पैराडोल लिख देंगे, डॉक्टर किस काम दासी एडी फीस देती है, वो मजबूरन डॉक्टर को दवाई देनी पड़ती है। ये प्रेशर, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। अच्छा, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सियाने हो जाते हैं, आपको ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं जो कॉस्टली जरूर होती है, लेकिन वो होती है इस किस्म की जिसमें एंटीबायोटिक्स नहीं होती। तो आपको शुरू में प्रैक्टिस करते हैं, हमें आइडिया है कि वो जी उसने सबसे हैवी ड्यूटी एंटीबायोटिक लिया, अब आप क्या दें। और कुछ लोगों ने तो स्टार्ट ही इंजेक्टेबल से शुरू किया। डॉक्टर साहब कल बुखार नहीं ठीक हुआ था, तो मैंने किसी लोकल से पूछ लिया, या फलान डॉक्टर ने उसको इस तरह ट्रीट किया था, तो वो एंटीबायोटिक भी लगा देता है।
इंजेक्टेबल फॉर्म में, हालांकि उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा। तो ये अनफॉर्चुनेटली इसमें अवेयरनेस देने की बात है कि ये जो एंटीबायोटिक का यूटिलाइजेशन है ये विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर ना आप यूज़ करें, ना किया जाए। एग्जैक्टली, ओवर द काउंटर भी तो ये चीज़ें चल काउंटर रही के होती में है ना। हर घर में एक डॉक्टर है, हाँ मसला ये है, और वो उसकी बात उन्होंने माननी है उसके बाद माननी है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर इरफान, काली खांसी के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है, ये किस तरह की किस्म है और इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, काली खांसी बेसिकली पुरानी टर्मिनोलॉजी है। क्रॉनिक कफ अगर हम बात करें उसमें जो स्मोकर्स में कफ होती है ना, अच्छा, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, हाँ। इसको भी हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस जो कफ होती है इसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। सो ये क्रॉनिक एलिमेंट में जो कफ आती हैं, और दोनों जो हैं, क्योंकि ये जब हो जाती है टीबी तो ट्रीट हो जाती है, जो सीओपीडी की कफ है वो प्रोग्रेस करती है। वो जब तक सीओपीडी किन में डेवलप होता है, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जब इनमें ये अलामत डेवलप हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, हम इसको कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अंडरस्टैंड। और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इस लिहाज से भी है कि जो स्मोकिंग कर रहा होता है ना बंदा, वो कफ को ये कंसिडर करता है कि ये तो इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द स्मोकिंग। अच्छा। वो उस वक्त तक हमारे पास नहीं आता जब तक उसको चलने से सांस नहीं फूलता। हालांकि कफ का होना एक फर्स्ट इंडिकेटर होता है कि ये डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी है, और अगर हमारे पास उस वक्त पेशेंट आ जाए तो फिर हमारे पास पायरोमेट्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, हम उस वक्त ही उसको ट्रीटमेंट को अगर स्मोकिंग को छुड़वा सकें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो रिवर्सिबल हो सकती है। एट द अर्ली टाइम, लेकिन आता नहीं ना पेशेंट उस वक्त ही आता है, डॉक्टर साहब सीनियर चढ़ने से मेरा सांस फूल रहा है। हाँ। उससे पहले तो उसको लिफ्ट ही कोई नहीं कराता कफ को, कि कफ क्यों हो रही है। वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो हर स्मोकर को कफ होती है, बट दिस कफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मतलब आपके फेफड़े जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। और लाहौरियों को तो सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तो उनका अक्सर ही बात करता हूँ, अगर आपको स्मोकिंग का बहुत शौक है तो आप बाहर जाके सैर सपाटा करके आ जाएं, आधा घंटा आपकी स्मोकिंग आप का काम समझ ले कि आपने जितना भी इनहेल करना था ना उसका धुआं वो कर लिया आपने। अच्छा, दूसरा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर, और कितनी देर इसका ट्रीटमेंट चलता है? देखिए, जब भी कफ होती है ना, बहुत कम हमें चैलेंजिंग मिलती है। मतलब अगर मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मोस्टली वो एस्थमेटिक सबसे पहले ड्रग इंड्यूस हमें मिलती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर है जो बीच में डिस्कस नहीं किया, जो स्टमक का जिनको इशू होता है ना, स्टमक रिफ्लक्स करता है एसिडिटी का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, हम लोगों ने काम करके आना है, सुबह से रात 11 बजे वापस आना है, और माशाल्लाह खाना खाना है और 10 मिनट बाद लेट जाना। सो वो रिफ्लक्स करता है, और उस रिफ्लक्स की वजह से भी कफ रहती है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लेटने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाएं, और कोशिश करें कि वॉक ज़रूर किया, 22 कदम जो हमारा कंसेप्ट है उसको ज़रूर फॉलो किया करें। ठीक है, फिर आप ड्रग को देखते हैं। अक्सर लोगों को हाइपरटेंशन, तो मैंने बताया कि हाइपरटेंशन की एक ड्रग बड़ी इंपॉर्टेंट काज होती है। फिर आप देखते हैं अपर एयरवे तो इशू नहीं है। अच्छा, अब कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं कि अगर ये मौजूद हैं तो मैं अगला नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन करूँगा। वो रेड फ्लैग साइन क्या है कि इस शख्स को जो है वो बुखार होना शुरू हो गया है, इस शख्स को बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, बलगम में खून आना शुरू हो गया है, इसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसको भूख नहीं लग रही, और साथ अगर वो स्मोकिंग कर रहा है। सो फर्स्ट मेरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो मैं सोचूंगा वो टीबी होगा, और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैलिग्नेंसी जिसको हम कैंसर कहते हैं, ये भी हमें स्मोकर में ढूंढना पड़ता है। अच्छा। स्मोकर में खून के साथ खांसी का रहना और वज़न का कम होना बगैर बुखार के सिर्फ और सिर्फ कैंसर की अलामत नहीं हो सकता। और ये बड़ा मेजर फैक्टर है, मतलब, और हम बड़ा इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन स्मोकर आ जाता है जब तक आपके कोई वार्निंग साइन, देखें ब्लड स्मोकिंग में कफ वो नॉर्मल कंसिडर करेगा, स्पूटम प्रोडक्शन नॉर्मल कंसिडर करेगा, लेकिन एक ड्रॉप भी ब्लड का आ जाए ना, तो उसको भी रेड अलर्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना बलगम में खून आ गया। लोगों ने अपने अपने अलग वार्निंग साइन रखे हुए हैं। अच्छा। देखें, उसको खांसी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीनियर चढ़ते हुए उसको सांस फूल रहा है तो वो हमारे पास ज़रूर आएगा। सो वो आते उस वक्त ही हैं जब ये रेड फ्लैग साइन उनमें, जब उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं अब मैं नहीं अब चल सकता, या मैं खुद अब आगे नहीं चल सकता। अच्छा, तो इसके लिए फिर जो ज़्यादा कैंसर कॉजेज़ हो जाती हैं उसके लिए फिर उसका ट्रीटमेंट कितने देर का होता है? देखिए, पाकिस्तान में ना अपने आप पे तवज्जो देने का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि 40 ईयर्स इज़ द टाइम लाइन। उसके बाद आपको अपने हर पैरामीटर्स को रिवाइज करना चाहिए। अच्छा। इन व्हाट सेंस, लाइक 40 ईयर्स के बाद आपको अपने साल्ट को रिड्यूस करना, नमक का इस्तेमाल को कम करना चाहिए, अपने ऑयल को कम करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करना चाहिए, शुगर ख़त्म कर देनी चाहिए या उसको ब्राउन शुगर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सो ये मॉडिफिकेशन आपकी खुद होनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तक इतना टाइम हो गया हमें देखते हुए, कैंसर का मरीज़ हमने कभी स्टेज 1 पे नहीं देखा। अगर वो हमारे पास आएगा तो वो स्टेज 4 तो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में होगा। तो जब वो स्टेज पे आता है तो हम उसको तशखीस करके 2 ही काम कर सकते हैं, या उसको रेडिएशन लग सकती है या उसको इंजेक्शन लग सकते हैं। तो सर्जरी का कंसेप्ट नियरली हमारे मुल्क में बहुत कम है। लेकिन बाहर के ममालिक में एक कैटेगरी डिफाइन कर दी है कि आप इतनी सिगरेट पीते हैं और आपकी एज 55 है तो आप लो डोज CT स्कैन ईयरली करवाते रहते हैं।
एंड दे डिटेक्ट लंग कैंसर की मैं बात कर रहा हाँ हूँ जी। एट अर्ली स्टेज, और वहाँ पे वो सर्जरी करके उसको रिमूव करके उसकी बाकी कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे कंट्रीज़ में आपका रिस्क फैक्टर तो हर स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको हम स्मोकिंग की बात कर जी, रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपके पास है, ऑक्यूपेशनल भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो है वो करवाने के लिए मरीज़ बहुत लेट हो चुका होता है, और उसके पास अगर वो फैसिलिटी भी होने मौजूद है तो कॉस्ट नहीं है कि वो उसको परचेज वो करवा सके। वो करवा सके, वो इतनी महंगी है यहाँ पर। बिल्कुल सिटी इज़ नॉट दैट इजीली अवेलेबल। हमारे गवर्नमेंट सेटअप में तो है, लेकिन बाहर तो अवेलेबल नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस तो ही नहीं है ना, देखिए आते वो ही नहीं है आते ही फिर। वो इस स्टेज पे आते हैं हाँ। जब ऑलरेडी इज टू लेट। मतलब हार्डली इन 10 ईयर्स हमने मैं काउंट आई कैन काउंट द फिंगर्स पे पेशेंट जिन जो हमारे पास उस स्टेज में आए कि हमने सर्जरी एडवाइस की, अदरवाइज वो अनफॉर्चुनेटली कीमोथेरेपी पे, अनफॉर्चुनेटली वो रेडिएशन पे चले जाते हैं। और बाज़ का तो ऐसे होते हैं जो आते ही ब्रेन मेट्स के साथ हैं कि लंग कैंसर जो था वो ब्रेन में जा चुका था। oh my God। अनफॉर्चुनेटली ये मतलब हमारे वो यहाँ बाकी बहुत बड़ा ऑर्गन्स को अलमी भी है। उसने फिर बिल्कुल, इन्वॉल्व कर लिया था। बिल्कुल ऐसा। और मतलब ये सिर्फ एक खांसी से शुरू होती है चीज़, और वो कहाँ तक पहुँच जाती है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है इन चीज़ों की वजह से। तो इसलिए हमें अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने वक्त दिया हमें। और जनाब खांसी के वाले से हम बात कर रहे थे कि दायमी खांसी, काली खांसी क्या होती है और इनकी कितनी इकसाम है और कितनी ख़तरनाक ये हमारी सेहत के लिए हो सकती हैं। और जिस तरह डॉक्टर इरफान ने बताया कि आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना कर इन तमाम तर बीमारियों से, ख़ास तौर पर जो खांसी है, इससे हम बच सकते हैं। और